बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 कॉम्बिनेशंस से आज शुरू करने जा रहे हैं बात। और इसमें बेटा जो नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगर अपने पास आप मार्क करना चाहें, पेज नंबर 197 पे, पेज नंबर 197 पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिहाज से। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के अलावा बेटा 10 और 11, 10 और 11 बेटा ये वो सवालात हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 में जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवालात माने जाते हैं। शाबाश सर, अपने पास बेटा नोट कर लें क्वेश्चन के नंबर। एक्सरसाइज नंबर 6.3 कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज है और इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 10 और 11। आइए बेटा ध्यान से बात सुनिएगा, शुरू करते हैं बेटा। देखो, इससे पहले बेटा जो हमने 6.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, वो परम्यूटेशन पर बेस कर रही थी, लेकिन आपने अगर वो लेक्चर देखा हो तो उसमें आप नोट कीजिएगा, मैंने बता भी दिया था कि परम्यूटेशन का टॉपिक तो था मेन, लेकिन वो अटैच्ड है काउंटिंग प्रिंसिपल के साथ। तो आपने देखा था बेटा, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में काफी सारे सवालात 6.2 के परम्यूटेशन से भी करवाए थे, काउंटिंग प्रिंसिपल से भी करवाए थे, और आपको ये बता दिया था कि कई जगहों पर आप देखिएगा कि आपको आसानी होगी अगर आप किसी सवाल को काउंटिंग प्रिंसिपल से करें, और कई जगह पर क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आप उसी सवाल को परम्यूटेशन से करें। तो वो आपकी मर्जी है बेटा कि आप काउंटिंग प्रिंसिपल से करें या परम्यूटेशन से करें। हाँ, कुछ सवाल ऐसे थे जो काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था, तो उसको हमने परम्यूटेशन से सॉल्व कर लिया था। तो परम्यूटेशन के बाद हम अगले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन। बेटा कॉम्बिनेशन के वैसे लिटरल मीनिंग जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, वो सिलेक्शन के यूज करते हैं। अब सिलेक्शन से क्या मुराद, तो पहले आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि परम्यूटेशन की हम बात करें, अगर हम परम्यूटेशंस की बात करते थे तो आपको याद है हम अरेंजमेंट्स की बात कर रहे होते थे। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो लेटर्स हैं P और Q, और मैं आपसे कहूं कि इन P और Q को अरेंज करने के डिफरेंट वेज बताओ, तो आपने कहा कि सर एक तरीका हो सकता है कि आप इसको लिख दें PQ, या दूसरा तरीका हो सकता है इसको आप लिख दें QP। तो जो परम्यूटेशन होता है ना बेटा, उसके अंदर जो तरतीब यानी जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये कि पहले P आ रहा है बाद में Q आ रहा है, ये एक अलग बात मानी जाएगी, और पहले Q आ रहा है बाद में P आ रहा है, ये एक अलग बात मानी जाएगी। यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तो जब आपने P और Q की परम्यूटेशन बनाई तो आपके पास दो परम्यूटेशंस बनी, मतलब दो अरेंजमेंट्स बनी। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे यही बात कॉम्बिनेशंस के हवाले से करूं ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप उन्हीं लेटर्स P और Q के कॉम्बिनेशन बनाएं, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन करेंगे, तो जब आप सिलेक्शन करेंगे या चूज करेंगे, इसमें से सेलेक्ट करेंगे, तो वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी ऑर्डर मैटर ना करने से मुराद ये कि अगर आप इसका पहला ऑप्शन लिखेंगे तो अगर आपने P सेलेक्ट किया और Q सेलेक्ट किया, या आप इसको ऐसे बोलते हैं कि मैंने पहले Q सेलेक्ट किया और बाद में P सेलेक्ट किया, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं, ये दोनों एक बात मानी जाएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी PQ लिखा हो या QP लिखा हो, एक ही बात मानी जाती है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि आप दो लेटर्स P और Q के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताएं, तो मैं कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन इनको करवाने के सिर्फ एक ही तरीका लिख सकता हूं, या तो मैं P पहले उठाऊं Q बाद में उठाऊं, या फिर पहले मैं Q उठाऊं बाद में P उठाऊं। तो आपको दोनों में से बेटा कोई एक वे लिखना होगा। अगर आप ये लिख रहे होंगे तो आप इसे नहीं लिखेंगे, और अगर बेटे आप इसे लिख रहे होंगे तो फिर आप इसे नहीं लिखेंगे। अरे यस, तो कॉम्बिनेशन के मतलब मैथमेटिक्स में हम यहां पे सिलेक्शन ले रहे होते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से आपको दो को सिलेक्ट करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने P को सिलेक्ट किया फिर बाद में Q को सिलेक्ट किया, या पहले आपने Q को सिलेक्ट किया और बाद में P को सिलेक्ट किया। जबकि परम्यूटेशन में ये मैटर करता है, क्योंकि परम्यूटेशन के अंदर हम डिफरेंट अरेंजमेंट देख रहे होते हैं, और PQ को अलग अरेंजमेंट मानी जाती है, QP को अलग अरेंजमेंट मानी जाती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। और कॉम्बिनेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से कुछ लेटर्स को पिक करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये अरेंज करने के तरीकों पर बात करता है,
ये लेटर्स को पिक करने पे, सेलेक्ट करने पे, चूज करने के हवाले से बात करता है। तो जब भी आपको अरेंज करवाने की बात है तो परम्यूटेशन यूज करना, और जब आपको सिलेक्शन करवाने की बात है तो आप वहां पे कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहां ऑर्डर मैटर करता है। तो ये तो बुनियादी फर्क है बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अब जरा इस फॉर्मूले पे आ जाए बेटा। जो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो पढ़ा जाता है एन कॉम्बिनेशन आर। अच्छा, एनसीआर इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर ये ऐसे भी लिखा हो ना एन ब्रैकेट आर, तो समझ जाना ये एन कॉम्बिनेशन आर ही लिखा हुआ है। या ऐसे पढ़ दो एनसीआर। इसका फॉर्मूला होता है पहले एन फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जबकि आप याद करें बेटा परम्यूटेशन में ये चीज नहीं थी। परम्यूटेशन में सिर्फ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल होता था। तो एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला बनेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बच्चों ये सब कुछ अपने पास कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके पहले इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी बात इंशाल्लाह भी शुरू कर दें। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हैं बात। पेज नंबर 197 पर यह सवाल है। दो पार्ट्स बेटे इसके आपको दिए हुए हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग बनाई, पेज नंबर 197। जब ध्यान से सुनना बेटा सवाल। ये कह रहा है द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। जो आपको मेंबर्स दिए हुए हैं उनमें से जो बॉयज हैं उन बॉयज की तादाद है 12 और जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद है 8। इसका मतलब टोटल लोग हमारे पास कितने हैं? अरे यस 20। कह रहे कोई क्लब है जिसमें 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने होगा? 12 प्लस 8 20 होगा। अभी आपसे कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज, तरीके पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज। अब पार्ट नंबर 1 ध्यान से सुनना बेटा। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड। ये हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं और आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 5 लोगों की कमेटी बनाने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? अब आप मुझे बताएं बेटा, उसने तो पहले पार्ट में 5 लोग कहा, 5 मेंबर्स कहा, ना बॉयज बोला ना गर्ल्स बोला। इसका मतलब यह हुआ कि बॉयज और गर्ल्स में से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 5 मेंबर उन 20 में से कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि 20 में से 5 लोगों के 5 मेंबर्स की आप कमेटी बनाओ। जब 5 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो आपने बॉयज और गर्ल्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो हम अलग अलग थोड़ी देखेंगे, हम तो टोटल को देखेंगे कि टोटल पर्संस कितने हैं। तो टोटल अगर हमारे पास 20 लोग हैं और उसमें से हमें 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो वो 5 कोई से भी 5 हो सकते हैं। तो अब 20 कॉम्बिनेशन 5। अच्छा बेटा इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो 20C5, एक ही मतलब है। 20 कॉम्बिनेशन 5 या 20C5। 20 कॉम्बिनेशन 5 का मतलब 20 मेंबर्स में से, 20 लोगों में से 5 मेंबर्स कोई से भी उठा रहे हैं, कोई से भी सेलेक्ट कर रहे हैं कमेटी बनाने के लिए, जिसमें बोला नहीं उसने कि कौन से बॉयज कौन से गर्ल्स। तो 20 में से जब आप 5 उठाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर्मूला क्या है बेटा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आएगा बेटा, सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे। आप कैलकुलेटर से आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। कैलकुलेटर में बेटा जहां डिवाइड का बटन दिया होता है ना, डिवाइड के बटन के ऊपर छोटा सा लिखा होता है एनसीआर, और डिवाइड के बटन के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है एनसीआर, तो वो ऊपर वाला चीज शिफ्ट से ऑपरेट होगा। तो हमने पहले क्या किया, 20 शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाया और उसके आगे लिख दिया 5, 20C5 ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर में। प्रेस किया, आंसर आया 15504। तो पास आपके पास वैल्यू आ गई 15504। यानी आपके पास अगर 20 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए तो आपके पास उन 20 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 15504 तरीकों से आप उन 5 लोगों को 20 लोगों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। शाबाश, जरा कॉपी करने बेटा पार्ट नंबर 1। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। पार्ट नंबर 2 में कुछ और कहानी है। पार्ट नंबर 2 के अंदर बहुत आसान काम, ध्यान से बात सुनिए। अब पार्ट नंबर 2 में कह रहा है
इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। अब कह रहे हैं कमेटी में 4 बॉयज में से आपको 4 लोग रखवाने हैं, 4 बॉयज रखवाने हैं, और गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। बेटा 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो ये बात वाज़ेह हो गई ना कि कमेटी बनेगी टोटल 7 लोगों की, जिनमें 4 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगी। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बोलूं इन सबके टोटल वेज कितने होंगे उन 7 लोगों को पिक करने के, लेकिन इस तरह से कि कोई से भी 4 बॉयज हों और 3 गर्ल्स हों, तो आते हैं जरा इस स्टेटमेंट पर। बेटा बॉयज की तादाद 12 थी, तो हमने क्या बोला कि अगर हमें 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं तो बेटा वो बॉयज में से ही सेलेक्ट होंगे ना। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो 12 बॉयज थे, कह रहे 4 बॉयज होने चाहिए, तो हमने कहा 12 कॉम्बिनेशन 4, यानी 12 में से सेलेक्ट करने जाएंगे कोई से 4 बॉयज, और कह रहे गर्ल्स में से 3 सेलेक्ट करो। तो गर्ल्स टोटल थी कितनी? गर्ल्स थी 8 में से कितनी सेलेक्ट करो? अरे यस 3 सेलेक्ट करो। अब बेटा एक तो सिलेक्शन ये हो गई, एक सिलेक्शन ये हो गई, लेकिन बेटा ये अलग अलग सिलेक्शंस नहीं है, ये कमेटी आपको 7 मेंबर की बनानी है। यानी ये वाला इवेंट हो गया, उसके बाद ये वाला इवेंट हो रहा है, और ये दूसरा वाला जो इवेंट है वो पहले वाले इवेंट पे डिपेंड भी कर रहा है। अलग अलग थोड़ी देख रहे हैं हम, उसको अलग और इसको अलग नहीं। हम जो कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी पूरी ऐसी उठा रहे हैं जिनमें 12 बॉयज में से कोई से 4 बॉयज उठे और 8 गर्ल्स में से कोई सी भी 3 गर्ल्स को हम सेलेक्ट करें। तो इन दोनों से टोटल वेज निकालने का आसान तरीका, इन दोनों ऑप्शंस को आपस में करवा देते हैं मल्टीप्लाई। जब ये और ये अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन टोटल निकालने के लिए इन सबको करवाएंगे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों जो इवेंट्स है ना बेटा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही कमेटी बनाने की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कर रहा कि इनकी कमेटी अलग बना दो, इनकी कमेटी अलग बना दो, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। जब कमेटी एक बनानी है टोटल 7 लोगों की, जिनमें 4 में से चार बॉयज और 3 गर्ल्स, तो वो एक ही कमेटी बनेगी 7 लोगों की, जिनमें 4 बॉयज 12 बॉयज में से सेलेक्ट होंगे और यकीनन 8 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी, तभी दरमियान के ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं टोटल निकालने के लिए। बेटा कैलकुलेटर में टाइप कर देना 12 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 कॉम्बिनेशन 3, और ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा बेहतर है। बेटा कैलकुलेटर में इस तरह से लिखिएगा, कैलकुलेटर में ऐसे आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में 12 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 3। बेटा ये टाइप करोगे आप कैलकुलेटर में पूरा, और जब कैलकुलेटर में टाइप किया हमने पूरी वैल्यू को, तो उसने हमें आंसर बता दिया 27720 वेज, 27720 वेज। यहां तक चेक करना बेटा, समझ में आई बात? बहुत आसान काम था। शाबाश, जरा कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके यहां तक। अब आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर, अगले इंपॉर्टेंट सवाल पर। अब ध्यान से बात सुनिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें जो रेड बॉल्स हैं वो 7 हैं, और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 6 हैं। सही है बेटा, एक बॉक्स है जिसमें 7 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड। कह रहा है इनमें से 5 बॉल्स आपने सेलेक्ट करनी है। ये आगे कह रहा है सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। ये कह रहा है इन तमाम बॉल्स में से आप कोई सी भी 5 बॉल्स को सेलेक्ट करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उन 5 में से जो 3 बॉल्स हों वो 3 बॉल एग्जैक्टली रेड हों। तो बेटा अगर आपको 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, उनमें से 3 रेड होनी चाहिए, तो यकीनन बेटा जो 2 होंगी वो ब्लैक ही होंगी, तभी तो 3 और 2 मिलकर 5 बनेगा। तो इसने चूंकि हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि आप जो बॉल सेलेक्ट करवाएंगे वो आपके पास 3 होनी चाहिए रेड बॉल्स। तो जरा मुझे बताना बेटे, रेड बॉल्स टोटल थी कितनी? 7 थी। अब कह रहा है इस तरह से 5 बॉल सेलेक्ट करो कि 3 उसमें से रेड ही निकले। तो बेटा जो रेड निकलेंगी 3, वो शाबाश रेड में से ही निकलेंगी ना। अब आप मुझे बताइए ब्लैक बॉल्स कितनी थी बेटा? 6 थी। अब बताइए जब 5 बॉल्स में से 3 बॉल्स आपने रखवा दी रेड,
तो अब दो बॉल्स बची, वो दो बॉल्स यकीन बेटा ब्लैक बॉल्स में से ही तो उठेंगी। दरमियान में साइन लगा दीजिए मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ है। अब अगर मैं कैलकुलेटर में सारी वैल्यू बेटा टाइप कर दूं तो 7 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर बनेगा 525 वेज। अरे यस, 7 रेड बॉल्स थी, 6 ब्लैक बॉल्स थी। ये कह रहा है कि 5 बॉल्स उठानी है, 5 में से 3 रेड होनी चाहिए। तो बेटा जो 3 रेड होंगी वो रेड में से ही आएंगी। अब 5 में से 3 सेलेक्ट हो गई तो अब 2 को सेलेक्ट करना है, तो वो जो 2 बचेंगी वो ब्लैक में से ही उठेंगी। पूरा स्टेटमेंट एज इट इज ऐसे ही लिखना कैलकुलेटर में, टोटल आंसर आ जाएगा 525। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करें, यहां तक नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा हमारे पास। अच्छा, पहले इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर लें बेटा, उसके बाद फिर जो उसमें एक्स्ट्रा कुछ सवाल है उसकी बात कर लेंगे बाद में। तो इंपॉर्टेंट सवालों की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। अब पहले 9 देख लेते हैं बेटा। 9 में ना आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, 9 क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। अब 9 क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 11 मेन एंड 9 वुमेन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि जो मेन्स हैं उनकी तादाद है 11 और जो वुमेन्स हैं उनकी तादाद है 9। 11 मेन और 9 वुमेन। अच्छा, अगर मैं इन सबका बेटा टोटल करूं तो टोटल मेंबर्स अपने पास 20 हो जाएंगे। यस, मेन 11 है, विमेन 9 है, टोटल 20 लोग हो गए। अभी आपसे कह रहा है हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आपको एक कमेटी बनानी है जो 8 लोगों पर, 8 अफराद पर मुश्तमिल है। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास टोटल 20 लोग हैं, उनमें से कह रहे हैं कमेटी बनाओ 8 लोगों की, तो आपको 20 में से कोई से भी 8 उठाने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे कमेटी बनाने के लिए। तो मुझे जरा बताएंगे बेटा कि टोटल वेज कैसे निकलेंगे? अरे 20 लोगों में से कोई से भी 8 लोग उठा लो बेटा। 20 कॉम्बिनेशन 8 का अगर हम आंसर निकालें कैलकुलेटर से तो 20 कॉम्बिनेशन 8, 20 शिफ्ट दबा के डिवाइड कॉम्बिनेशन 8, तो आंसर आ रहा है 125970। 125970। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 11 मेन हैं 9 विमेन हैं लेकिन टोटल 20 अफराद हैं, कह रहा है 20 में से 8 लोग सेलेक्ट करो कमेटी बनाने के लिए। इसमें मर्द और औरत की कोई बात नहीं होगी। तो हमने 20 लोगों में से कोई से भी 8 लोग सेलेक्ट करने के इतने तरीके बता दिए, ये इतने वेज हैं। अब आइए बेटा इसके पार्ट नंबर 1 पे। अब यहां से सुनना बेटा ध्यान से बात पूरी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इसका जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है ना, वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। पहले पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। अब ध्यान से बात सुने बेटा। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कमेटी तो बनाएंगे आप 8 लोगों पर मुश्तमिल, 8 लोगों पर बेस कर रही है कमेटी, लेकिन अब पहले पार्ट में कह रहे हैं हैविंग एग्जैक्टली 5 मेन, यानी वो जो 8 अफराद की आपने कमेटी बनानी है 20 में से, उसमें से कह रहे हैं एग्जैक्टली 5 जो हैं वो मेन होने चाहिए। तो बेटा 8 लोगों में से अगर 5 मेन हैं और 8 की कमेटी बनानी है तो 3 वुमेन्स होंगी। तो मुझे बताएंगे बेटा पार्ट नंबर 1 में अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन की ब्रैकेट बना दूं, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन, बेटा मेंस थे टोटल 11, वुमेन्स हैं 9। ये कह रहा है एग्जैक्टली 5 मेन, एग्जैक्टली 5 मेन। तो जो 5 मेन आएंगे बेटा वो मेंस में से ही सेलेक्ट होंगे। कमेटी बनानी है अपने को 8 मेंबर्स की, तो जब 11 मेन में से 5 सेलेक्ट हो गए तो 3 बचे, तो वो 3 ऑब्वियसली किसमें से निकलेंगे बेटा? वुमेन में से। तभी तो 5 और 3 मिलकर टोटल 8 बन जाएंगे, 8 अफराद की कमेटी हो जाएगी। तो उसने कहा कि कमेटी बनाओ 8 मेंबर्स की, जिनमें चेक लगा दिया कि 5 आपने मेंस ही रखवाने हैं और बाकी 3 आपने वुमेन रखवानी है। तो 5 मेन में से उठेंगे और 3 वुमेन, टोटल 9 वुमेन में से उठेंगे। बेटा इन सबकी वैल्यू को पुट करवाते हैं कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर से आंसर निकलेगा 38808। 38808 बेस। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर।
शाबाश, जरा यहां पे कॉपी कर लीजिए। फिर आते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब इसमें लंबी है बेटा थोड़ी पार्ट नंबर 2 में। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से, ताकि बात समझ में आ जाए। बेटा सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो वर्ड है ना एटलीस्ट, पहले तो मुझे एटलीस्ट का वर्ड समझना है। एटलीस्ट इन्होंने पार्ट नंबर 2 में एटमोस्ट कहा हुआ है, पार्ट नंबर 3 में एटलीस्ट कहा हुआ है। चूंकि एटलीस्ट वर्ड आपने ज्यादा सुना है अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में, तो हम पहले एटलीस्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद पहले पार्ट 3 कर लेते हैं बेटा, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 2 कर लेंगे जिसमें एटमोस्ट कह रहा है। तो एटलीस्ट का मतलब पहले बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। लेकिन बेटा ये पूरा मतलब नहीं है एटलीस्ट का। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम की तो हद की बात हो रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। एटलीस्ट का पूरा मतलब यह बनता है। अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप एटलीस्ट 2 लोग रखवाएं, तो इसका मतलब यह बनेगा कि आपको 2 से नीचे नहीं जाना है, कम से कम 2 लोग रखवाने हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी जा सकते हो चले जाओ। यानी आप इसकी मिसाल इस तरह समझ लें बेटे कि अगर कोई शख्स किसी से 10 रुपए मांगे और अगला कोई शख्स उसको 9 रुपए दे, तो जाहिर बात है जिसने 10 रुपए मांगे होंगे बेटा वो लटकेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, मैंने आपसे कम से कम 10 रुपए मांगे थे, आप मुझसे 9 रुपए दे रहे, तो मैंने मांगे थे कम से कम 10 रुपए, आप दे रहे 9 रुपए, जरूरत पूरी नहीं होगी, तो एटलीस्ट का मतलब 10 तो देने ही देने थे। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी शख्स ने बोला कि एटलीस्ट 10 रुपए चाहिए और कोई अगला 9 रुपए दे रहा है, तो वो तो फिर एतराज करेगा। लेकिन अगर किसी ने बोला एटलीस्ट 10 रुपए चाहिए और सामने वाला उसको 100 रुपए दे दे, वो लेके निकल जाएगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि कम से कम 10 मांगे थे, कम से कम 10 तो पूरे हो गए, ज्यादा तो जितने भी आने दो। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम की तो हद है, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम इतने पे रुकना है, ज्यादा से ज्यादा तो जितने भी आ जाए। तो अब जरा मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। पहले पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एटलीस्ट 5 वुमेन। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं एटलीस्ट 5 वुमेन, यानी कम से कम उस कमेटी में 5 वुमेन हो, कम से कम 5 वुमेन हो, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी भी हो जाए। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जरा ध्यान रखिएगा, मेन जो है हमारे पास वो टोटल 11 थे और वुमेन जो थी हमारे पास टोटल 9 थी। इतनी बात याद रखिएगा जहन में। सही है भाई। अब आते हैं बेटा इसके पहले पार्ट नंबर 3 पर। अब आप मुझे बताइए बेटा, पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने के लिए मैंने पहली कॉम्बिनेशन में 11 मेन मल्टीप्लाइड बाय 9 वुमेन, यही है ना बेटा। 11 कॉम्बिनेशन में से कुछ उठाएंगे, 9 कॉम्बिनेशन में से। इसने आपसे कहा कि आप 8 मेंबर्स उठाने हैं आपने टोटल में से, लेकिन अब कह रहे हैं 8 में से जो मेंबर्स आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं एटलीस्ट, वो 5 वुमेन नहीं कह रहा, एग्जैक्ट 5 वुमेन नहीं कह रहा बेटा, कह रहा है एटलीस्ट 5 वुमेन। एटलीस्ट 5 वुमेन का मतलब यह है कि कम से कम 5 वुमेन तो होनी चाहिए, तो कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए। अब 8 में से 5 हो गई तो 3 इनमें से उठेंगे, तभी चेक कर लो 5 और 3 ऐड होगा तो 8 मेंबर्स बन जाएंगे बेटा। ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी। अब आप मुझे बताइए एटलीस्ट 5 वुमेन तो हो गई, लेकिन मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट 5 का मतलब कम से कम 5 हो, लेकिन 5 से ज्यादा भले जितनी भी हो। तो शाबाश मुझे बताओ बेटा, क्या ऐसे नहीं कर सकते? अगला ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि 9 में से 5 के बजाय 6 वुमेन उठ जाए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 5 का मतलब कम से कम की हद है, ज्यादा से ज्यादा तो जितने भी उठा लो। एक और ऑप्शन बताइए मुझे, एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 9 में से आप 7 वुमेन उठा लें। एक और ऑप्शन हो सकता है कि 9 में से आप 8 के 8 वुमेन उठा लें। अरे यस, तो आप चेक कर रहे हैं एटलीस्ट 5 का मतलब 5 से शुरू करना है, 5 से पीछे नहीं जाओ, 5 से कम मत जाओ वुमेन में, लेकिन कम से कम 5 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा भले 6 हो जाए, भले 7 हो जाए, भले 8 हो जाए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं एटलीस्ट का मतलब कम से कम की हद है, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। बेटा 8 पे क्यों रुक गए? क्योंकि मेंबर्स कमेटी के बनाने ही में 8 है। अब आप जरा मुझे बताइए कि हम यहां पर एक एक मेंबर बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर एक एक मेंबर बढ़ाते जा रहे हैं कमेटी के। अरे तो मेंस में से एक एक मेंबर
वेरी गुड, कम होते रहेंगे। यानी अगर मैं 9 में से 5 इनमें से उठा रहा था तो 11 में से 3 थे, अभी मैंने 6 इनमें से उठा लिए और 8 लोग पूरे करने हैं, तो बेटा 11 में से वेरी गुड 2 ही उठेंगे, क्योंकि 6 और 2 मिला के 8 मेंबर्स हो जाएंगे। जब बेटा यहां 7 उठे इनमें से, तो यहां 11 में से कोई एक उठा, और जब 8 के 8 विमेन में से ही उठ गए, तो इसका मतलब मेन में से कोई भी नहीं उठा। अरे यस। अब आप मुझे बताइए बेटा, ये पूरा एक इवेंट जो है ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन ये और ये सब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अलग अलग हो रहे हैं। ये एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, 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 लेकिन ये अलग परफॉर्म होगा, अलग, ये अलग परफॉर्म होगा, ये अलग परफॉर्म, ये अलग परफॉर्म। हम क्या करेंगे, सबके आंसर अलग अलग निकालने के बाद टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे। अब बेटा इसके आंसर मैंने कैलकुलेट करवाए, वो लिखता जा रहा हूं। अब शाबाश जरा अपने पास जल्दी से कैलकुलेटर से कंफर्म कीजिए कि आंसर यही बन रहे हैं सारे। तो बेटा पहला आंसर बन रहा है 20790, बेटा दूसरा बन रहा है 4620, बेटा तीसरा बन रहा है 396, और चौथा बन रहा है 9। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टोटल वेज निकालें, इन सब को बेटा आपस में प्लस करवा दो, तो जो इन सब का टोटल बन रहा है बेटा वो 25815 अरे यस, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। अब एक बात याद रखना बेटा, जैसे पार्ट नंबर 3 में एटलीस्ट कह रहा है ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा, पार्ट नंबर 4 में एटलीस्ट नहीं, अब कह रहा है एटमोस्ट, और एटमोस्ट के बाद लिखा हुआ है 5 वुमेन, एटमोस्ट 5 वुमेन, ये कह रहा है बेटा। ध्यान से बात सुनना बेटा, मुझे बताएं एटलीस्ट का मतलब पूरा क्या था, कि कम से कम की तो हद है कि 5 हो, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। अब एटमोस्ट मतलब इसका उल्टा कर दो, एटमोस्ट का मतलब अब ज्यादा से ज्यादा की तो हद है, ज्यादा से ज्यादा की तो हद है कि 5 वुमेन हो, लेकिन कम से कम की कोई हद नहीं है। तो अब अगर कम से कम की कोई हद नहीं है, तो बताएं बेटे एटमोस्ट 5 वुमेन का मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर वुमेन हो तो 5 हो, इससे कम हो जाए 4 सही है, इससे कम हो जाए 3 सही है, इससे कम हो जाए 2 सही है, इससे कम हो जाए 1 बिल्कुल ठीक, और इससे अगर एक और कम हो जाए 0 तो भी चलेगा। यह फर्क है एटलीस्ट में और एटमोस्ट में। तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम की हद है, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं। लेकिन एटमोस्ट को उल्टा कर लो, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा की हद है, इससे ज्यादा नहीं निकलना, लेकिन कम से कम की कोई हद नहीं है, तो उसमें ना होने वाली चीज यानी 0 भी इंक्लूड किया जाता है। तो जब बेटा मैं इसका डेटा बनाना शुरू करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने पहली बारी में लिखा 11 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 कॉम्बिनेशन 5, ये पहला ऑप्शन। फिर लिखा बेटा मैंने 11 कॉम्बिनेशन 4, फिर दूसरा लिखा मैंने 9 कॉम्बिनेशन 4, ये दूसरा इवेंट। बेटा तीसरे की बात करें तो बन जाएगा 11 कॉम्बिनेशन 5, ये बन जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 3। बेटा इसके बाद आओगे तो 11 कॉम्बिनेशन 6, ये बन जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 2। उसके बाद आओगे बेटा तो ये बन जाएगा 11 कॉम्बिनेशन 7, ये बन जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 1। और उसके बाद जब आओगे बेटा तो ये बन जाएगा 11 कॉम्बिनेशन 8, और ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 0। बहुत ध्यान से बात सुनिए बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कमेटी बनानी है 8 लोगों की। ये कह रहा है एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 खवातीन हो। बेटा 5 खवातीन होंगी तो 3 मर्द ही तो होंगे, तभी तो 8 मेंबर्स पूरे होंगे। सवाल के शुरू में लिखा हुआ 8 मेंबर्स उठाने हैं कमेटी में से। अब बताइए अगर ज्यादा से ज्यादा 5 वुमेन थी, ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम की तो कोई हद नहीं है, एक इसमें से कम करते रहो और एक एक यहां बढ़ाते रहो। बेटा 5 के बाद अगर 4 वुमेन्स हैं तो मेन में एक बढ़ जाएगा 4, देखो 4 और 4 ऐड होंगे तभी तो 8 मेंबर्स बनेंगे। अब 4 में से एक और कम कर दो 3, तो ये एक बढ़ जाएगा 5, 3 में से एक और कम कर दो तो ये एक और बढ़ जाएगा 6, तभी देखो 6 और 2 8 बनेंगे। 2 में से एक और कम कर दो 1, 2 में से एक और कम कर दो 1, तो ये बन जाएगा 7, और 1 में से एक और कम कर दिया, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब ज्यादा की हद थी, अब कम की कोई हद नहीं है। अब 0 से नीचे मत चले जाना, माइनस में थोड़ी जाएंगे।
आज के 8 मेंबर्स बेटा मेन में से उठ रहे हैं, यहां पे इस बात को शो कर रहा है, लेकिन देखो 8 मेंबर हर जगह पूरे हो रहे हैं। 8 मेंबर्स यहां भी, 7 और 1 टोटल 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 और 5 8। अब इन सबका बेटा मैं टोटल जरा कैलकुलेटर से निकाल लूंगा अलग अलग। इन सबका जो बेटा मैं आंसर निकाल रहा हूं, तो ये बन रहा है 20790, ये बन रहा है बेटा 41580, ये बन रहा है बेटा 38808, ये बन रहा है बेटे 16632, ये बन रहा है बेटा 2970, और ये बन रहा है बेटा 165। लेकिन मैं आपको ये बात कंफर्म कर दूं बेटा, अगेन बुक वाले ने क्या प्रॉब्लम की है पता है? बुक वाले ने ये वाली अमाउंट छोड़ दी है, एटमोस्ट में उन्होंने यहां तक लाकर रोक दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम की हद थी, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं थी। एटमोस्ट का मतलब उल्टा कर लो, ज्यादा से ज्यादा की हद है, लेकिन कम से कम की कोई हद नहीं है। उसमें ये वाली एंट्री आपने शामिल करनी है। बुक के अंदर खाली यहां तक का निकाल के टोटल कर दिया है, तो आंसर बुक में ठीक नहीं आ रहा। आपको इस ऑप्शन पर भी जाना है, फिर इन सबका टोटल निकालना है। अब इन सबका टोटल बेटा यही निकाल के लिख देते हैं। तो टोटल वेज हमारे पास जो आ रहे हैं वो 120,945, 120,945 लिख देना बेटा साइड में टोटल वेज, या इस स्टार्टिंग में लिख देना टोटल वेज। तो टोटल वेज जो हमारे पास है, अगर आप कंफर्म करना चाहो ना बेटा, तो बुक में अगर आप इसका 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 और इसका अगर आप यहां तक का टोटल लोगे ना, तो बुक का आंसर मैच कर जाएगा, जो कि गलत है। आपको उसमें एक अमाउंट ये वाली भी इंक्लूड करनी है। सबको प्लस करवा दिया, टोटल वेज आ गए। यस यस, शाबाश बेटा, जरा कॉपी कर लीजिए यहां तक। अब इसके बाद बेटा दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तो बेटा बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 स्टेप का ही क्वेश्चन होगा। समझने वाला सवाल बेटा, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 11 क्वेश्चन। आते हैं बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर, ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों। जब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आए तो उन्होंने आपसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, चलो अपने मुंह से खुद ही बोल दिया कॉम्बिनेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन। एक वर्ड आपको दिया हुआ है QUESTION, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है टेक इन 5 एट अ टाइम। ये आपसे कह रहा है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताएं। अगर इस 8 लेटर्स में से किसी 5 के कॉम्बिनेशंस बनाएं हम, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अरे बच्चों बहुत ही आसान सवाल, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बोलना सीधा सीधा 8 कॉम्बिनेशन 5। अरे यस, 8 लेटर्स हैं, 8 में से किसी 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 8 कॉम्बिनेशन 5। 8C5 का बेटा आंसर अगर निकालें कैलकुलेटर से तो आंसर बन जाएगा 56। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। शाबाश बच्चों, जरा यहां तक काम कॉपी कर लीजिए पूरा। चलिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा बहुत ध्यान से बात सुननी है आपको। असल में पता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देखते ही ना बेटा कुछ ख्याल आ जाना चाहिए जहन में कि क्या करना चाहते हैं आप, क्या करना है। क्वेश्चन को देख के ही ना ख्याल आ जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब किसी को देखते हैं तो ख्याल आ जाता है ना कि क्या करना है। ध्यान से बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। बेटा 11वें सवाल में हमसे ये कह रहे हैं कि वॉवल्स जो हैं वो 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 7 हैं। सही है, वॉवल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट टोटल 7 हैं। वॉवल्स वही बेटा, वॉवल्स AEIO जो फंडामेंटल जो वॉवल्स होते हैं, वैसे तो उसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन यूजुअली हम AEIOU को मेन वॉवल्स कह रहे होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स, यानी 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स, यानी टोटल बेटा 7 लेटर बनेंगे ना, तो 7 लेटर का एक वर्ड बनाने को बोल रहा है।
कह रहे एक वर्ड बनाओ 7 लेटर्स का, 7 लेटर्स का एक वर्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपसे कह रहे 7 लेटर्स का एक वर्ड को बनाओ, लेकिन उसमें क्या चेक लगा रहा है कि जो वॉवेल्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए और जो कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए वो अरे यस 4 होने चाहिए। तो मुझे बताइए बेटा पहले स्टेप में वॉवेल्स कितने हैं अपने पास? 5। वॉवेल्स कितने होने चाहिए? 3। तो 3 वॉवेल्स उठाओगे 5 वॉवेल्स में से ही, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सोनेंट कह रहे हैं कितने रखवाओ? 4। कॉन्सोनेंट दिए में कितने? 7। तो जो कॉन्सोनेंट्स आप उठाएंगे वो अरे यस 4 उठाएंगे 7 में से ही। अब ध्यान से बात सुनना बेटे, 5 वॉवेल्स में से कोई से 3 उठेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है वॉवेल्स 3 होने चाहिए तो वो 5 में से उठेंगे। कह रहा है 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए तो वो 7 कॉन्सोनेंट्स में से ही उठेंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, अब उसने आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने को सिर्फ नहीं बोला, सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो उसने कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, यानी वो ये कह रहा है कि जब आप 3 वॉवेल्स उठा लें और 4 कॉन्सोनेंट उठा लें तो कितने तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा ये 3 और 4 लेटर्स अगर देखे जाएं तो ये टोटल मेरे बच्चों कितने लेटर्स हुए? वेरी गुड, 7 हुए ना। और 7 लेटर से कितने कितने तरह के वर्ड बन सकते हैं बेटा? हमने परम्यूटेशन में सीखा तो था 7 फैक्टोरियल। तो ये प्रॉब्लम है, पिछले सारे सवालों में सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही थी, यहां कह रहे 5 वॉवेल्स में से 3 सेलेक्ट भी करो, 7 कॉन्सोनेंट में से 4 सेलेक्ट भी करो और उनसे बनने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यानी अरेंजमेंट की बात भी हो गई, यानी कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये भी बताओ। तो आखिरी स्टेप में आपको इस पूरी वैल्यू को बेटा 7 फैक्टोरियल से अरे यस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा 3 और 4 जब ऐड करोगे तो टोटल 7 लेटर बनेंगे और 7 लेटर कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं बेटा? 7 फैक्टोरियल बेस से। इसीलिए आखिर बेटा 7 फैक्टोरियल के भी हमने वैल्यू उसमें लगा दी। अब कैलकुलेटर से बेटा सारी वैल्यूज को शाबाश एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो कैलकुलेटर से टोटल हमें आंसर मिल रहा है 176,4,000 वेज। अरे बताइए बेटा समझ में आ गई बात? 176,4,000 वेज। ये हमारे पास बेटा सारे इसके इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसमें बेटा 1-2 क्वेश्चंस और हैं, अगर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा पहले वीडियो पॉज करके, तो फिर मैं आपको इसमें से एक सवाल बेटा और एक्स्ट्रा है वो मैं समझा दूं, पेपर में आ सकता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सवाल, ध्यान से बात सुनिएगा। ये कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन। हाउ मैनी, पार्ट नंबर ए में कह रहा है कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, और पार्ट नंबर बी में कह रहा है कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में कह रहा है एक पॉलीगॉन है 6 साइडेड। बेटा पॉलीगॉन देखो, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सबके सब पॉलीगॉन ही तो होते हैं, क्लोज फिगर होती है। 6 तरफ से क्लोज्ड है, 6 साइडेड है तो 6 साइडेड पॉलीगॉन कहलाएगा। पार्ट नंबर 2 में 8 साइड्स हैं तो 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 साइड्स होंगी। पार्ट नंबर 3 में 10 साइड्स हैं तो 10 साइड्स हैं, 10 कॉर्नर्स होंगे। जैसे 6 साइडेड है तो ये आपको पता ही होगा हेक्सागोन बन जाएगा, 6 साइड्स और 6 कॉर्नर, हेक्सागोन फिगर बन जाएगी। कह रहे अगर, अच्छा मैं इसका एक पार्ट सॉल्व करा रहा हूं बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप इसको देख के खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ध्यान से बात सुनिए बेटे। अब इसने हमसे बोला कि आप ये बताएं कि अगर कोई 6 साइडेड पॉलीगॉन है, यानी कोई 6 साइडेड फिगर है, तो उसके अंदर आप डायगोनल्स कितने बना सकते हो और ट्राइंगल कितने बना सकते हो। बेटा इसका पार्ट नंबर ए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसका पार्ट नंबर बी मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। बेटा जरा पार्ट नंबर ए में चेक कीजिएगा। जब डायगोनल फॉर्म करने होते हैं ना बेटा, तो डायगोनल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप n कॉम्बिनेशन r माइनस n। और बेटा अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बनाने होते हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने के लिए फॉर्मूला होता है सीधा सीधा NCR। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं भी समझाता हूं। n का मतलब तो साइड्स हो गई, तो n का मतलब तो साइड्स हो गई, n की जगह 6 आ गया, अभी r नहीं पता, माइनस बेटा n की जगह फिर से साइड आ गई, ठीक है।
अब ये आर क्या है, तो मुझे बताओ बेटा, डायगोनल जब तुम बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रेक्टेंगल बनाओ बेटा, डायगोनल याद है बेटा, डायगोनल वो लाइन होती है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोई से दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तभी तो बन जाता है डायगोनल। इसीलिए डायगोनल से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो इस आर की वैल्यू को जस्ट खाली 2 रखवा देना। अरे यस, अगर बेटा अगले पार्ट खुद सॉल्व करोगे 8 साइडेड का, तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, लेकिन डायगोनल के लिए नीचे फिर भी 2 आएगा। बेटा इस पूरी वैल्यू को जरा कैलकुलेटर में पुट करवाइए, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 6 कॉम्बिनेशन 2 से आंसर आ रहा है 15। ये 6 वैसे ही बेटा 15 में से 6 माइनस किया तो टोटल हम 9 डायगोनल्स बना सकेंगे। सही है, एन का मतलब साइड्स हो गई, और आर क्या होगा, डायगोनल्स में आर की वैल्यू हमेशा 2 रखवानी है, क्योंकि डायगोनल बनता ही 2 पॉइंट से मिलके है लाइन, तो ये वो 2 है। कैलकुलेट करवाया 9 डायगोनल्स होगा। अब इसी तरह बेटा ट्राइंगल में आ जाइए। अब वो कह रहा है अगर 6 साइडेड हेक्सागोन है या पॉलीगॉन है या कोई फिगर है, उसमें से कह रहा है बताओ अंदर में ट्राइंगल बनाना चाहूं तो ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो बेटा उसके लिए एन अपने पास था 6। अब शाबाश बेटे, डायगोनल्स के लिए आपको याद है ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बन जाता है। बेटा ट्राइंगल याद करो, वेरी गुड, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तभी तो बनेगा ट्राइंगल। तो बेटा अगर आपको आर चाहिए हो ना ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल के लिए आर हमेशा 3 रखवाना बेटा, ऊपर साइड भले जितनी भी आ जाए। ट्राइंगल का जिक्र होगा तो आर की वैल्यू 3 रखवाओगे, साइड भले जितनी भी आ जाए। डायगोनल का जिक्र होगा बेटा तो आर की वैल्यू हमेशा 2 रखवाओगे। अब 6 कॉम्बिनेशन 3 का बेटा जब हम आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 20 ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, यहां तक का काम बेटा अपने पास आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये थे आपके चंद इंपॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज नंबर 6.3 से, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। बेटा कोई भी अगर सवाल हो, कोई बात हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मौका मिलेगा टाइम निकाल के। तो ये बेटा 6.3 थी हमारी। अब इसके बाद बेटा हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर में आखिरी एक्सरसाइज बची है प्रोबेबिलिटी की, एक्सरसाइज नंबर 6.4। थोड़ी सी बेटा लेंदी है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे बेटा, ख्याल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आसानी से कवर हो जाएगी प्यारे बच्चों। जरा शाबाश इन सबको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।